सीरिया एक ऐसी जगह जो कभी हिस्ट्री और कल्चर के लिए फेमस थी, लेकिन आज सीरिया के लोग दर्द, भूख और जंग के बीच जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। For the millions from Syria, who the had 24-year lived under the war of brutal Syrian assault to the man साल था 2011। सीरिया के एक छोटे से शहर डारा में कुछ स्कूल के बच्चे वॉल्स पर एक ग्राफिटी लिखते हैं, योर टर्न डॉक्टर। ये एक प्रोटेस्ट था बशर अल असद के खिलाफ, जो एक डॉक्टर से डिक्टेटर बन चुका था। पर यह छोटी सी बात एक ऐसा सिविल वॉर की शुरुआत बन गई जो आज भी ख़त्म नहीं हुआ है। सीरिया का वॉर सिर्फ एक सिविल वॉर नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो पॉलिटिक्स, रिलीजन, ऑयल और पावर के वेब में उलझी हुई है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि सीरिया का वॉर शुरू कैसे हुआ, इसमें कौन कौन प्लेयर्स हैं और दुनिया के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अरब स्प्रिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा। 2010 में टूनीशिया से शुरू हुआ एक आंदोलन जिसमें लोग डिक्टेटरशिप के खिलाफ खड़े हो गए। यह आंदोलन सीरिया तक भी पहुंचा। 2011 में लोग बशर अल असद के खिलाफ सड़कों पर आए, डिमांडिंग डेमोक्रेसी और फ्रीडम। पर असद का रिएक्शन क्या था? हिंसा। प्रोटेस्टर्स पे फायरिंग हुई, अरेस्ट हुए और उन्हें मार दिया गया। डारा के वो स्कूल के बच्चे जिन्होंने ग्राफिटी लिखी थी, उन्हें टॉर्चर किया गया। इस इंसिडेंट ने पूरे सीरिया को हिला दिया और छोटी प्रोटेस्ट एक नेशन वाइड रिबेलियन में बदल गई। इस वॉर के बाद सीरिया दो कैंप्स में बंट गया, एक असद की गवर्नमेंट और दूसरे रेबल्स जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे थे। पर यह सिंपल फाइट नहीं थी, धीरे धीरे इसमें और भी प्लेयर शामिल होने लगे। सीरिया का वॉर दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स वॉर बन गया। इसमें तीन बड़े ग्रुप्स थे। पहला, असद के रेजिम जो रशिया और ईरान के सपोर्ट से लड़ रही थी। दूसरे थे रेबल्स जिन्हें यूएस और गल्फ कंट्रीज का सपोर्ट था। और तीसरे थे आइसिस जो इस वॉर का फ़ायदा उठा के अपना इस्लामिक स्टेट बनाने में लगे थे। अब यहाँ एक और चीज़ समझना ज़रूरी है, सीरिया का वॉर सिर्फ सिविल वॉर नहीं रहा, ये एक प्रॉक्सी वॉर बन गया जिसमें हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रही थी। रशिया और ईरान को असद को सपोर्ट करना था क्योंकि उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सीरिया में है। यूएस और अलाइज को रेबल्स को सपोर्ट करना था क्योंकि वो असद को गिराना चाहते थे। आइसिस को हराना तो सबका ही कॉमन गोल था, पर अपने अपने एजेंडाज भी थे। लेकिन जो सबसे बड़ी हार हुई वो थी इंसानियत की। इस वॉर ने सीरिया को एक बैटलफील्ड बना दिया। 5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, 1.3 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने घर छोड़ के रेफ्यूजीज बन गए। अलेप्पो और होम्स जैसे सिटीज़ पूरी तरह से तबाह हो गए। 2013 में एक केमिकल अटैक ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। गोटा के इस अटैक में सारिन गैस का इस्तेमाल किया गया और सिर्फ एक दिन में हजारों लोग, जिसमें ज्यादातर बच्चे थे, अपनी जान गंवा बैठे। रिफ्यूजी क्राइसिस दुनिया के लिए एक बड़ा इशू बन गया। लेबनान, टर्की और यूरोप में लाखों सीरियन रिफ्यूजीज गए, पर उनके लिए भी एक नया स्ट्रगल शुरू हो गया। फिर आता है वो दिन जब हर एक सीरियन की जिंदगी बदल गई। द फॉल ऑफ बशर अल असद। 8 दिसंबर 2024 को रेबल्स दमिश्क पर अपना कब्जा कर लेते हैं और बशर अल असद को कंट्री छोड़कर भागना पड़ता है। आज 2024 में सीरिया अभी भी डिवाइडेड है। असद तो अब पावर में नहीं है, पर देश का ज़्यादातर हिस्सा बर्बाद हो चुका है। आइसिस की पावर कम हो गई है, पर उनके स्लीपर सेल्स अब भी एक्टिव हैं। रशिया और ईरान का इन्फ्लुएंस सीरिया में कम हो गया है, जबकि वेस्ट अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। गाइस, सीरिया का वॉर सिर्फ एक कंट्री का इशू नहीं है, ये वॉर दुनिया को दिखाता है कि जब पावर और पॉलिटिक्स इंसानियत से ऊपर आ जाती है तो क्या होता है। रेफ्यूजी क्राइसिस, टेररिज्म और सुपर पावर्स का क्लैश, ये सब हमें एक लेसन देता है। सीरिया के लोग तो आज भी एक नॉर्मल लाइफ जीने का सपना देख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं इतने साल की सफरिंग खत्म हो और जल्दी ही सब कुछ बेहतर हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ मी ज़ोहेब साइनिंग ऑफ।